गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग पेज नंबर 134 में पढ़ेंगे ग्रामर बुक में। जो बच्चे इस ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर रहे हैं एक एक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और ग्रामर बुक निकालिए पेज नंबर 134। ठीक है। कंपोजिंग अ पोएम, इसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से एक कविता लिखी जाती है, एक पोएम कैसे लिखा जाए। ठीक है। व्हाट इज़ अ पोएम? एट फर्स्ट द क्वेश्चन अराइजेस, सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि आखिर पोएम होता क्या है। ठीक है। तो ध्यान देंगे। अ पोएम इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया। पोएम लेखन की वह प्रक्रिया है, वह लेखन कला है जिसमें किसी विचार को प्रस्तुत किया जाता है, किसी विचार के बारे में बताया जाता है। इट मे और मे नॉट टेल अ स्टोरी। हो सकता है कि ये किसी कविता के बारे में या किसी कविता के बारे में किसी कहानी के बारे में हो सकता है ये कविता या कोई कहानी नहीं भी हो सकती है। इट ऑफन इंक्लूड्स राइम एंड राइम टू ऐड अ म्यूजिकल क्वालिटी। इसमें अक्सर राइमिंग वर्ड्स का यूज़ किया जाता है ताकि म्यूजिकल क्वालिटी जनरेट किया जा सके। इट यूजुअली इंक्लूड्स वर्ड्स दैट क्रिएट पिक्चर्स इन योर माइंड। यानी कि ये अक्सर ऐसे वर्ड्स को क्रिएट करता है जिसका पिक्चर हमारे माइंड में रहता है। अ पोएम कंसिस्ट्स ऑफ लाइन्स। एक कविता में कई सारे लाइन्स होते हैं। अ ग्रुप ऑफ लाइन्स फॉर्म्स अ स्टैंजा। और एक सब पंक्तियों का वह समूह जो एक अर्थ देता हो, ये क्या हो गया, इसे ये स्टैंजा कहते हैं। A group of lines forms a stanza। पंक्तियों का समूह मिलकर स्टैंजा बनाते हैं। Differences between a story and a poem। अब आइए अब हम लोग जानेंगे कि आखिर पोएम और स्टोरी में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। A story describes a series of events through sentences and paragraphs। यानी कि स्टोरी का कहानी किसी भी घटना के बारे में वर्णन हो सकता है थ्रू सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, जिसे हम सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। अ पोएम ऑन द अदर हैंड यूजुअली कन्वेज एन आइडिया थ्रू लाइन्स एंड स्टैंजास। जबकि दूसरी तरफ कविता उसे कहते हैं जिसमें किसी एक विचार को लाइन्स और स्टैंजा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। तो ये था स्टोरी और पोएम में डिफरेंस। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पोएम बनाया जाता है। हाउ टू कंपोज अ पोएम। ध्यान देंगे। रिमेंबर दीज पॉइंट्स व्हाइल कंपोजिंग अ पोएम। एक पोएम तैयार करते समय, लिखते समय आप इन बातों का ख्याल हमेशा रखें। पहला, think of a person, a place, an animal or a thing or an event about which you want to write a poem। सबसे पहले तो उस व्यक्ति का चुनाव कीजिए या उस जगह का, उस जानवर का, उस वस्तु का या किसी घटना का जिसके बारे में आप पोएम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले चुनना है कि कौन सा टॉपिक, किस चीज़ पर मुझे पोएम लिखना चाहिए। नेक्स्ट, लिस्ट वर्ड
words that best describe that person, place, animal, thing or event। यानी कि वैसे वर्ड्स को लिस्ट आउट कीजिए जो कि किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या किसी इवेंट के बारे में और भी हमें जानकारी दें। नेक्स्ट, देन स्टार्ट राइटिंग द लाइन्स ऑफ योर पोएम यूजिंग दीज वर्ड्स। और उसके बाद उन शब्दों का यूज़ करते हुए पोएम लिखना शुरू कर दीजिए। नोटिस व्हाट वर्ड एंड्स ईच लाइन टू राइट। और इस बात का भी ख्याल रखें कि जो आप पंक्ति लिख रहे हैं उसके लास्ट में, यानी कि उसके उस पंक्ति के अंत में कौन सा वर्ड आया है। आफ्टर दैट ट्राई टू एंड द नेक्स्ट लाइन विद अ वर्ड दैट राइम्स विद द प्रीवियस लाइन्स एंड वर्ड। उसके बाद जब कभी भी आप दूसरी पंक्ति लिखते हैं तो आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि पहली पंक्ति में जो लास्ट में वर्ड जो आया है उसी तरह का कोई राइमिंग वर्ड दूसरी पंक्ति के अंत में भी हो। रिमेंबर नॉट एवरी लाइन हैज़ टू राइम विद ईच अदर। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें कि हर एक पंक्ति के लास्ट में, हर एक सेंटेंस के अंत में जो वर्ड है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक समान ही हो, ठीक है। इट कुड बी डिफरेंट ऑल्सो, या इसमें अंतर भी हो सकता है। समटाइम्स इवन ऑल्टरनेट लाइन्स राइम विद ईच अदर। कभी कभार तो क्या होता है कि ऑल्टरनेट लाइन, यानी कि जैसे पहला लाइन के अंत में जो राइमिंग वर्ड हमने यूज़ किया वो दूसरे से मैच नहीं हुआ, तीसरे वाले पंक्ति के अंतिम वर्ड से मैच किया गया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। फिर दूसरा वाला किसके साथ मैच करेगा? चौथे वाले के साथ। तो इस तरह से भी आपका पोएम हो सकता है। रिमेंबर नॉट एवरी लाइन हैज़ टू राइम विद ईच अदर। Sometimes even alternate lines rhyme with each other. In this manner, continue to compose your poem in stanzas. इसी तरीके से आप स्टेंजा, अलग अलग स्टेंजा में अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए। Give a suitable title to your poem that reflects what it is about. और फिर उस कविता को, उस पोएम को लिखने के बाद उसका एक सूटेबल टाइटल दीजिए जो कि उसी कविता से संबंधित हो जो आपने लिखा है। द टाइटल मस्ट बी फोकस्ड ऑन दोज सब्जेक्ट्स। ओके, चलिए जैसे एक छोटी सी कविता है, इसको देखा जाए। रीड दिस सैम्पल पोएम। ये जो सैंपल के रूप में दिया गया है इसको पढ़िए। स्टार सॉन्ग, स्टार मीन्स तारे और सॉन्ग मतलब गाना, यानी कि तारों का गाना। When safe and snug in bed I lie, the stars wake up and fill the sky। एक छोटी सी बच्ची है, ये कहती है कि जब मैं रात में सुरक्षित होकर के सोने जाती हूँ, मैं जब बिछावन पर लेटती हूँ, the stars wake up and fill the sky। तो सारे तारे जो है जग जाते हैं और आकाश पूरी तरह से तारों से भर जाता है। They gleam and twinkle through the night and fade before the morning light। यानी कि पूरी रात वो टिमटिमाते रहते हैं, चमकते रहते हैं। And fade before the morning light। और जब सुबह में जब सूरज का प्रकाश आने वाला होता है तो सारे तारे छिप जाते हैं, गायब हो जाते हैं। If a naughty star stays out to play, the mighty sun shoos him away। ठीक है, अगर कोई naughty star मतलब you can say it pole star। पोल स्टार को आप देखते होंगे सुबह के समय में जो सबसे बड़ा सा तारा, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर नजर आता है,
जिसे हिंदी में ध्रुव तारा भी कहा जाता है, ध्रुव तारा। ठीक है, तो उसी तारे को यहाँ पर जो है नॉटी स्टार कहा गया है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक देर तक ग्लिम करता है, चमकता है। तो वही कहता है, इफ़ अ नॉटी स्टार स्टेज आउट टू प्ले, अगर कोई नटखट तारा बाहर में रुक जाता है खेलने के लिए, द माइटी सन शूज हिम अवे, तो ताकतवर सूरज जो है उसे ढक देता है, उसे भगा देता है वहाँ से। देखते हैं जब सूरज की रोशनी आती है तो सारे तारे और चंद्रमा सभी की रोशनी फीकी पड़ जाती है, बिकॉज इट इज माइटी। आई लव द स्टार्स एट नाइट लुकिंग डाउन एज इफ टू गार्ड आवर स्लीपिंग टाउन। ये छोटी सी लड़की कहती है कि जब तारे हमें रात के समय देखते हैं, हमें नीचे की ओर घूरते हैं, देखते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एज इफ टू गार्ड आवर स्लीपिंग टाउन, ऐसा लगता है जैसे मानो कि वो इस सोए हुए शहर में पहरा दे रहे हैं। When I am warm and snug in bed, the loving stars smile over it. जब मैं अपने बिछावन में गर्म होकर के स्फूर्ति चली जाती हूँ, द लविंग स्टार्स स्माइल ओवर हिम, तो प्यारे तारे जो है ऊपर से देख करके, खिड़कियों से मुझे देख करके मुस्कुराते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कविता जो है लिखा जाता है। देखा आपने कि कितना अच्छा इसका राइमिंग वर्ड भी आ रहा है। चलिए, उसके बाद है कंपोज अ पोएम ऑफ 8 और 12 लाइन्स ऑन द टॉपिक लेट फॉर स्कूल, यूज राइमिंग वर्ड्स इन योर ओन। आप इसको कोशिश करेंगे घर पर लिखने का। ठीक है, एक छोटा सा पोएम 8 या 12 लाइन का कहा गया है। इसमें लेट फॉर स्कूल, जब आप स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, आप इसको एक बार घर पर कोशिश करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट डे इसको बताया जाएगा। चलिए, पेज नंबर 136, राइटिंग अ लीव एप्लीकेशन लेटर। लीव एप्लीकेशन यानी कि छुट्टी के लिए। ठीक है, छुट्टी के लिए जब आप आवेदन देते हैं तो वो कैसे लिखा जाता है, ध्यान देंगे। वी राइट अ लीव एप्लीकेशन लेटर टू अप्लाई फॉर 1 or more days ऑफ लीव। हम लोग लीव एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं 1 या 2 दिन, 1 दिन की छुट्टी या उससे अनेक दिन की छुट्टी के लिए हम एप्लीकेशन लिखते हैं। Such a letter is addressed to your class teacher or the principal of your school। इस तरह के पत्र जो होते हैं वो या तो क्लास टीचर या स्कूल के प्रिंसिपल के पास लिखे जाते हैं। Here we will learn how to write a leave application form। यहाँ हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखा जाता है। यहाँ 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सिक लीव, यानी कि जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप उस सिनेरियो में किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखेंगे। एंड एनी लीव, दूसरा ऑप्शन है एनी लीव, कोई भी छुट्टी हो सकती है। यू आर गोइंग आउट स्टेशन विद योर पेरेंट्स, यू आर गोइंग आउट स्टेशन फॉर योर कजिन्स मैरिज, अपने भाई कजिन की शादी में जा रहे हैं। इट कुड बी एनी रीज़न। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है एप्लीकेशन फॉर अ सिक लीव। जब आप बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, उस समय आप कैसे छुट्टी के लिए आवेदन लिखेंगे। आइए देखते हैं। रीड दिस सैंपल एप्लीकेशन फॉर अ सिक लीव। आइए देखा जाए। A57 इंदिरा पार्क, न्यू दिल्ली 110045। लीव अ लाइन आफ्टर राइटिंग योर एड्रेस। सबसे पहले ऊपर में
ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए। फिर 12 नवंबर 2019 ये डेट हो गया जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है। देन अगेन लीव अ लाइन आफ्टर राइटिंग द डेट, फिर से एक लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम ज्ञानदा नेशनल एकेडमी, खुदीराम बोस पूसा, KRP पूसा, समस्तीपुर, ठीक है। इस तरह से स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस लिख दीजिए। ऊपर स्कूल के नाम के ऊपर द प्रिंसिपल, लीव अ लाइन आफ्टर राइटिंग द स्कूल्स एड्रेस, स्कूल का एड्रेस लिखने के बाद फिर से एक लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट में लिखिए विषय, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ठीक है, बीमार होने के लिए छुट्टी। लीव अ लाइन आफ्टर राइटिंग द सब्जेक्ट, फिर से सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन फिर से छोड़ना है। चलिए अब देखते हैं। डियर मैम, यहाँ से शुरू होता है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन, इसे ही एप्लीकेशन का बॉडी कहा जाता है। डियर मैम, आई एम प्रदीप कुमार, a student of class 4 section B। डियर मैम, मैं प्रदीप कुमार हूँ, कक्षा 4 के सेक्शन B का एक छात्र। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम रनिंग अ हाई फीवर सिंस yesterday and also have a bad cold and cough। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल से मुझे बहुत तेज़ बुखार है और सर्दी खांसी भी बुरी तरह से है। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 3 days। डॉक्टर ने मुझे कम से कम 3 दिनों की बेड रेस्ट की सलाह दी है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, दैट इज फ्रॉम 12 नवंबर 2019 टिल 14 नवंबर 2019। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम मुझे 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें, ठीक है, 12 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक। लीव अ लाइन आफ्टर द बॉडी ऑफ द लेटर, उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए। फिर लिखिए नीचे में कंक्लूजन, थैंक यू योर्स सिंसियरली, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी प्रदीप कुमार, क्लास 4B। इस तरीके से एप्लीकेशन लिखा जाता है। उसके बाद दूसरा है एप्लीकेशन फॉर अ लीव। रीड दिस सैम्पल एप्लीकेशन फॉर 4 days लीव फॉर योर कजिन्स वेडिंग। ये दूसरा सिनेरियो है। आपके कजिन चचेरे भाई बहन की शादी है और आप उसमें 4 दिन की छुट्टी चाहते हैं। उस सिचुएशन में आप लिख रहे हैं अपना एड्रेस सबसे पहले ऊपर में C86 पार्क टाउन, चेन्नई, तमिलनाडु 600003। उसके बाद लीव अ लाइन आफ्टर राइटिंग योर एड्रेस, अपना एड्रेस लिखने के बाद फिर से जो है एक लाइन छोड़ दें। नेक्स्ट 12 नवंबर 2019, जिस तारीख को आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन, उसी दिन एक लाइन फिर से उसके बाद छोड़ देना है। उसके बाद अपने प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम और एड्रेस, गर्ल्स हाई स्कूल, पार्क टाउन, चेन्नई, तमिलनाडु 600003। लीव अ लाइन आफ्टर राइटिंग द स्कूल्स एड्रेस, स्कूल का एड्रेस लिखने के बाद फिर से एक लाइन छोड़ दीजिए। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर 4 days ऑफ लीव, 4 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है, ठीक
ठीक है, दिस इज द सब्जेक्ट। लीव अ लाइन आफ्टर राइटिंग द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर से एक लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद डियर मैम, आई एम सुधा मनी, a student of class 4 section A। डियर मैम, आदरणीय, मैं सुधा मनी हूँ, क्लास 4 सेक्शन A का स्टूडेंट। माई कजिन इज गेटिंग मैरिड इन मुंबई नेक्स्ट वीक। मेरे कजिन की शादी अगले सप्ताह मुंबई में होने वाली है। माई फैमिली एंड आई विल बी ट्रैवलिंग टू मुंबई टू अटेंड द वेडिंग। मेरा परिवार और मैं मुंबई वेडिंग में जा रहे होंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days फ्रॉम 19th November till 22nd November सो दैट आई कैन अटेंड द वेडिंग। इसीलिए मैं चाहता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी 19 नवंबर से 22 नवंबर तक की छुट्टी दें, ताकि मैं शादी को अटेंड कर सकूँ। आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं आपका आभारी रहूँगा। ठीक है, इस तरीके से लीव अ लाइन आफ्टर द बॉडी ऑफ द लेटर। फिर जैसे ही आपका लेटर खत्म होता है, एक लाइन छोड़ देना है वहाँ। उसके बाद नीचे में कंक्लूजन, थैंकिंग यू योर सिंसियरली सुधा मनी, क्लास 4A। इस तरीके से लेटर लिखा जाता है। ठीक है, अब आइए एक यहाँ एप्लीकेशन लिखना है। ये आप लोग ये HW है आप लोगों के लिए। यू आर सीमा मेहता और क्लास 4C। आपका नाम सीमा मेहता है और आप क्लास 4C में पढ़ते हैं। राइट अ लेटर टू योर क्लास टीचर रिक्वेस्टिंग फॉर सिक लीव। अपने क्लास टीचर के पास आपको सिक लीव के लिए लेटर लिखना है। ठीक है, तो ये कल आप लोग ये होमवर्क में करके आएंगे। ठीक है, फिर से कल हम लोग मिलेंगे इसी समय। टिल देन हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।